गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर मैं के राहुल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं के राहुल आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री मेंटोर। सेशन चल रहा है हमारा एमटीएस और डीपी का, और आप सभी लोग जल्दी से जल्दी इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इनवाइट कर लीजिए उन्हें भी। राहुल सर का सेशन शुरू हो गया है, जल्दी से जल्दी आ जाएं। तो फटाफट से जब तक आप इनवाइट कर रहे हैं तो यूं ही कुछ बातें कर लें। पहले भी हमने आपसे कहा था, जो समय हमारे पास है ये लौट के नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी जो समय हमारे सामने है उसको अच्छे तरीके से उपयोग कीजिए और बहुत अच्छी अपनी तैयारी कीजिए। जो समय एक बार बीत गया वो वापस नहीं आ सकता। तो मेहनत और ईमानदारी के साथ समय का उपयोग करते हुए अपनी तैयारियों पे पूरी ध्यान दें कि एग्ज़ाम के बाद ये ना हमें एहसास हो कि काश उस समय थोड़ा सा और पढ़ लिया होता, ठीक है। तो ये अफसोस वाली बात न रह जाए, ये हो कि हाँ मैंने पूरी ईमानदारी से मेहनत करी थी और उसी हिसाब से मैंने अपना पेपर किया है, मुझे कोई अफसोस नहीं है अपनी तैयारियों पर, न इस पे, ठीक है। जब रिजल्ट आएगा या क्वेश्चन पेपर देखने के बाद जहाँ अब लगा कि थोड़ी सी कमियाँ रह गई हैं उनको फिर से दूर करने में लग जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपना सेगमेंट। और अब आपके सामने है पहला सवाल, ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट आंख के किस हिस्से में पाए जाते हैं? ब्लाइंड स्पॉट रेटिना पर वह जगह होता है जहां से नर्वस सिस्टम निकलते हैं। नर्वस सिस्टम निकलते हैं तो वहां पर बिल्कुल भी इमेज नहीं बनता है, उसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। तो ये आपका देखिए, ये है ब्लाइंड स्पॉट जहां से ऑप्टिक नर्व्स निकलते हैं, और बचा हुआ बाकी रीजन वो हमारा येलो स्पॉट कहलाता है। तो ये ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट फिर हमारा कहाँ आ जाएगा? कॉर्निया में, लेंस में, आंखों की पुतली में या रेटिना में? कॉर्निया, लेंस, आइरिस या फिर रेटिना, कहाँ आएगा? बिल्कुल सही जवाब, रेटिना पे ये हमें देखने को मिलता है। और ये वह जगह है जहाँ कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, कोई इमेज नहीं बनेगा, ठीक। बच्चों में डायरिया से मृत्यु का मुख्य रूप से किसके कारण होता है ना? जल्दी से बताएं। बच्चों में डायरिया से जो मृत्यु होती है वो मुख्य रूप से किसके कारण होती है? एक तरह से देखा जाए तो ये कहा जा रहा है डायरिया किसकी वजह से होती है। डायरिया एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पर फ्रिक्वेंट लूज मोशन होता है। लूज मोशन यानी कि मल त्याग बहुत ही फ्रिक्वेंट होता है, पानी जैसा होता है, जिससे हमारे शरीर से बहुत सारा पानी और उसके साथ लवण वो निकल जाता है। तो डायरिया की वजह से हमारे बॉडी में जो है बहुत तेज़ी से वाटर और सॉल्ट की क्वांटिटी गिरती जाती है। इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए वैसे कोई भी छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं या जवान बूढ़े हैं, अगर डायरिया कभी होती है, इस तरह की कोई शिकायत होती है, तो ये ध्यान में रखें कि हमारे शरीर में कभी डिहाइड्रेशन ना हो, यानी निर्जलीकरण ना हो जाए, यानी शरीर में पानी की कमी ना हो। और देखिए डायरिया में तो वाटर का लॉस हो ही रहा है, थ्रू स्टूल, मल त्याग से हमारे शरीर से जल का निकास भी हो रहा है, पानी का और लवण दोनों का नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए सरकार ने ORS का घोल वो अवेलेबल करा रखा है। ORS या इलेक्ट्रल पाउडर वो लीजिए, उसको घोलिए और थोड़ी थोड़ी देर में उसे पीते रहिए। अगर ये सब भी नहीं व्यवस्था है तो घर में क्या करना है आपने, एक ग्लास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच चीनी डालिए, 1 चुटकी नमक डालिए, घोल लीजिए, पी लीजिए। तो इससे शरीर को लगभग बहुत सारी रिक्वायरमेंट मिल जाएगी। लेकिन जो इस तरह से कंपनी वाली होती हैं, हम चूँकि देखो सॉल्ट के तौर पे सिर्फ एक NaCl ही खा पाएंगे, दूसरे और सॉल्ट हमारे शरीर को नहीं मिल पा रहा होगा। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रल पाउडर या ORS का घोल लेते हैं तो उसमें और भी कई तरह के अलग अलग तरह के जो सॉल्ट हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए है वो मिल जाएगा। ज़्यादा महंगे तो होते नहीं हैं, तो प्रिकॉशन करना चाहिए। तो बताइए डायरिया जो है किससे होता है? जीवाणु से, प्रोटोजोआ से, अमीबा से या कवक से? और जवाब आ गए हैं बिल्कुल सबके सही जवाब। ये होता है किससे? जीवाणुओं से होता है, ठीक है, बैक्टीरिया से होता है। निर्जलीकरण के दौरान, अभी हमने देखा था डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण, तो निर्जलीकरण के दौरान शरीर से आमतौर पर
किस पदार्थ की कमी हो जाती है? ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन द सब्सटेंस दैट इज यूजुअली लॉस्ट बाय द बॉडी इज। अब देखो, अभी बताए निर्जलीकरण यानी कि पानी का नुकसान होना, पानी ने शरीर से निकल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में पानी तो है नहीं, जल नहीं है, इसलिए वो नहीं होगा। तो फिर दूसरा, तो अभी आपको जैसे एग्जाम्पल में क्या बताया था, 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच चीनी डालना है और 1 चुटकी साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड, उसे डाल के अच्छे से घोल के उसे पी लेना है, बस हो गया रिहाइड्रेशन। ठीक है, तो किसका नुकसान हो रहा है? सोडियम क्लोराइड। बहुत अच्छा, ठीक है, बढ़िया जी। और अगला सवाल, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस बी जो लीवर का एक बीमारी है, जॉन्डिस में भी कहते हैं इसे, और ये हमें लीवर को डैमेज करता है। क्या ये डीएनए वायरस है, आरएनए वायरस है, जीवाणुओं से होता है या प्लेटीहेलमिंथ नाम के कृमि से होता है? प्लेटीहेलमिंथ एक्चुअली एक समूह है ना, चपटे कृमि के तौर पे जानते हैं इसे। तो बताइए, डीएनए वायरस है, आरएनए वायरस है, बैक्टीरिया है या प्लेटीहेलमिंथ है? जल्दी से फटाफट से आंसर करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही, कई लोगों ने जो आंसर दिया सही है, और वो आंसर हमारा है क्या? तो यह है डीएनए वायरस। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वंशाणुगत रोग है? वंशाणुगत यानी ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, हेरिडिटरी डिजीज है, या एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होता रहता है। यानी अगर ये बीमारी किसी के एक खानदान के किसी एक पर्सन की भी होगी तो उससे आगे उसके पूरी जनरेशन में वो बीमारी होती रहेगी, क्योंकि अभी भी इसका कोई प्रॉपर इलाज तो है नहीं। अगर कोई इलाज है भी, जो फिलहाल मेरी नॉलेज में नहीं है, अगर होगा भी बाई चांस, तो उम्मीद करता हूँ ये इतना महंगा इलाज होगा कि बहुत कम लोग ही इसको अफोर्ड कर पाएंगे, तो बाकी लोग सिर्फ इससे परेशानी होते रहेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंग्लैंड के जो रॉयल फैमिली है उनमें भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर वाली बीमारी है जिसे हम हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं। हीमोफीलिया एक ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर है, वंशाणुगत बीमारी है, आनुवांशिक बीमारी है, जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, शरीर से बहुत ज़्यादा अगर कहीं कुछ ऐसा कट फट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो शरीर से बहुत ज़्यादा ब्लड का जो है वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। ऐसे पर्सन का ऑपरेशन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ऑपरेशन करने के लिए चीरा लगाना पड़ेगा। लेकिन वो चलो एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ हम बहुत सारा ब्लड एक तरफ रख सकते हैं, जिसको लगातार पेशेंट को दिया जा सकता हो ताकि कंट्रोल में रहे ब्लड लॉस। लेकिन अगर नॉर्मल ऐसे एक्सीडेंट हो गया है या कुछ ऐसी इंजरी हो गई है घर पे ऐसे किसी वजह से जिससे कि कट लग गया है और ब्लड लॉस हो रहा है, तो फिर उसको कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, डेथ चांसेस ज़्यादातर होते कि हो जाती है। तो बताइए, चलिए भाई, जो नाम बताया वही आ गया, तो हीमोफीलिया बिल्कुल सही। तो हीमोफीलिया है, इसे हम रॉयल डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये इंग्लैंड की जो बताया ना रॉयल फैमिली, उसके अंदर ये जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिलता है। दूसरा अगर हम जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें तो वो है हमारा सिकल सेल एनीमिया, है ना, सिकल सेल एनीमिया। तो इसमें जो हमारा ये आरबीसी होता है, आरबीसी जो बेसिकली ज़्यादातर जो होता है ये ओवल शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, तो ये जो है ये क्रिसेंट शेप का हो जाता है, तो क्रिसेंट मून शेप का हो जाता है। या फिर गांव घर कस्बे में जो रहते हैं उनको पता होगा, धान वान गेहूं हुए हैं कि कटनी करने के लिए जो हसिया लेके जाते हैं उसका भी कुछ शेप ऐसा ही होता है ना, तो वैसे आकार का आरबीसी हो जाता है, हीमोग्लोबिन बेसिकली कहा जाए तो इस आकार का हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है, यानी अब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता, और जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में जाता है ये इसी हीमोग्लोबिन की मदद से शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है, लंग्स पे जाके ब्लड में मिक्स होता है। तो कहता है हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का काउंट तो उतना ही होगा, यानी उसकी संख्या, उसकी गिनती उतनी ही होगी, लेकिन जो फंक्शनल हीमोग्लोबिन है
जो कार्य करने में सक्षम हीमोग्लोबिन है उसकी संख्या कम हो जाएगी। जो हीमोग्लोबिन ओवल या राउंड शेप का है वही कैरी करेगा ऑक्सीजन, ये कैरी नहीं करेगा, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। अगर इसकी संख्या बहुत ज़्यादा सिकल सेल में बदल गई तो फिर समझ लो डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई आपके बॉडी के सेल्स को नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, ये भी अफ्रीकी जनजातियों में थोड़ा सा कॉमन है और वहाँ पर एपिडेमिक के तौर पर है, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है सिकल सेल एनीमिया वहाँ के जनजातियों के बीच में। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो है मलेरिया बीमारी जो है, जो कि एक प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है और फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से फैलता है। तो ये बीमारी वहाँ अफ्रीका के जनजातियों के बीच में बहुत ही महामारी के तौर पे फैला हुआ होता है, एपिडेमिक होता है। तो आपको बता दूं कि मलेरिया वाला मच्छर अगर हमें काट भी लेगा तो और प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में आ भी जाएगा, तो प्लाज्मोडियम हमारे जो हेल्दी आरबीसी होता है, जो रियल एक्चुअल शेप वाला आरबीसी होता है, वहाँ जाके वो ग्रो करता है। अगर वो क्रिसेंट शेप का आरबीसी हो गया तो फिर प्लाज्मोडियम जो है वो ग्रो नहीं कर पाता। तो मच्छर ने काट भी लिया है जिसके अंदर प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ उपस्थित है, उसने हमारे शरीर में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ इंजेक्ट भी कर दिया, डाल भी दिया, तब भी हमें मलेरिया नहीं होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये बीमारी वहाँ के जनजातियों के लिए एक वरदान है। नहीं तो जितना इससे मरते होंगे लोग, उससे कहीं ज़्यादा संख्या में मलेरिया से मर जाते। ठीक है, तो वहाँ कह लो उनके लिए कि ये अनुकूलन है, एडेप्टेशन है मलेरिया से बचने के लिए, क्योंकि वो वहाँ महामारी के तौर पर फैला हुआ है। ओके, वेरी गुड। अगला सवाल जो हमारा है वो क्या है, किसमें सबसे कम ऊर्जावान अणु है, यानी कि सबसे कम जो एनर्जी है वो किस मॉलिक्यूल के अंदर, किसके मॉलिक्यूल के अंदर होता है, ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा। बहुत सिंपल है, ठोस के अंदर सबसे कम और गैस के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। प्लाज्मा भी गैस का ही एक कंडीशन है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर, मिक्सचर नहीं है। तो ग्रेफाइट हमें मालूम है कार्बन का एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है ग्रेफाइट, और ये प्योर कार्बन है, ये किसी और चीज़ का, इसमें किसी तरह की कोई मिक्सिंग नहीं है, कोई मिश्रण नहीं है, इसलिए ये प्योर हो गया। बाकी हमारा ग्लास जो SiO2 होता है मेन इंग्रेडिएंट, लेकिन उसमें और भी कई चीज़ मिलाई गई होती है। पीतल जो हमारा कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन होता है, एक अलॉय होता है। स्टील, इसमें आयरन, क्रोमियम, निकल, कार्बन, ऐसी कई सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं। तो ये सभी मिक्सचर हैं, अलॉयज हैं। तो सही आंसर क्या हो गया, ग्रेफाइट। वेरी गुड। नेक्स्ट, कि रतौंधी किसकी कमी से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो किसकी कमी से होता है, कौन सी विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो विटामिन ए केमिकल नेम अगर हम देखें तो इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। विटामिन B1 इसका केमिकल नेम है थायामीन। विटामिन सी इसका केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन ई कॉमन नेम टोकोफेरॉल। ठीक है, तो ये हमारे से कॉमन नेम है। और विटामिन ए की कमी से ही नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी होती है। विटामिन B1 इससे बेरी बेरी नाम की बीमारी होती है, जिसे हम एक सिंपल सी भाषा में समझें तो ये कह सकते हैं भूख की कमी का एहसास होना और स्किन थोड़ा सा ड्राई, सूखा सा ऐसा हो जाता है। तो लॉस ऑफ एपेटाइट जो है उसको आप कह सकते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी की कमी से होता है, जिससे जो बीमारी होती है वो है गम्स का, मसूरों का, उससे ब्लीडिंग होना। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं स्कर्वी। और विटामिन ई टोकोफेरॉल, ये आरबीसी के फ्रेजिबिलिटी के लिए, यानी कि आरबीसी को कमज़ोर कर देता है। मस्क्यूलर वीकनेस आ जाती है, हमारे मसल्स के अंदर कमजोरियां आ जाती हैं, यानी कि अगर हम कोई काम करेंगे बहुत तो मसल्स पेन जो है वो जल्दी शुरू हो जाएगा। और ज़्यादा मसल्स में इतना पावर नहीं होगा कि वो काफ़ी हैवी वजन या भारी काम कर सके। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकर्ण संबंध युग्म है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायगोनली रिलेटेड पेयर। डायगोनली रिलेटेड पेयर, ये डायगोनल रिलेशनशिप पर आधारित सवाल है और ये पढ़ा जाता है जब हम अध्ययन करते हैं आवर्त सारणी का, जब हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो
सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और थर्ड पीरियड का एलिमेंट। तो सेकेंड पीरियड में कौन है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। और वह लास्ट में है नोबल गैस। नोबल गैस जो कि किसी तरह की रिएक्टिविटी नहीं शो करता, अभिक्रियाशीलता शो नहीं करता, इसलिए उसको हम साइड करें। तो लिथियम के बाद हमारा इधर नीचे आ जाता है सोडियम, और यहाँ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ठीक है। अब बहुत सारी जो इनकी प्रॉपर्टीज है, ये अपने डायगोनली प्रेजेंट नेक्स्ट ग्रुप के मेंबर के साथ समानता उसमें शो करते हैं। यानी बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिथियम की जो है वो मैग्नीशियम से मिलती जुलती है। बेरिलियम की जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, सारी नहीं बहुत सारी, वो एल्यूमिनियम से मिलती जुलती है। इसी तरह आगे तो ये जो रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है, ये पीरियोडिक टेबल के सिर्फ सेकेंड और थर्ड ग्रुप के बीच में ही देखने को मिलता है। सॉरी, सेकेंड और थर्ड पीरियड के बीच में हमें देखने को मिलता है, और किसी में ये देखने को नहीं मिलता। यानी कि फर्स्ट सेकंड के तो और कोई पेयर में ऐसा नहीं हमें देखने को मिलता है। तो ये ध्यान में रखना होगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा कौन सा है, तो ये चीज़ दिख रही है हमें ऑप्शन में, बोरोन का सिलिकॉन के साथ, है ना। थर्ड ऑप्शन बोरोन का सिलिकॉन के साथ, दैट्स वाई थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। अब बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा इसको याद रख लीजिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छा सवाल है ना। तत्वों का जानकारी हो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आसानी से हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो डायगोनल रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। लोहे की कीलों में जंग लगना, यह अब इससे जो संबंधित यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए, कौन ज़्यादा सही है? इसका वजन कम करता है। तो जंग जब लगता है तो क्या होता है कि प्योर आयरन होता है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है Fe2O3 बना देता है, और बाद में इसमें कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ जाता है ना, FeO2O3.XH2O, है ना, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। तो यही हमारा फॉर्मूला हो जाता है रस्ट का या फिर जंग का। ये वो वाला जंग नहीं है जो मैदान, मतलब वो लड़ते थे राजा महाराजा। तो इसका वजन, अब देखो, आयरन के साथ ऑक्सीजन मिल गया तो ऑब्वियसली वजन तो कम नहीं करेगा, वजन बढ़ाता है। और दूसरा ऑप्शन भी दे रहा है वजन बढ़ाता है। वजन को प्रभावित नहीं करता, ऐसा तो नहीं है, वजन को प्रभावित नहीं करता ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, और वो साफ साफ दिख भी रहा है कि एक एलिमेंट आयरन था पहले, उसके साथ एक दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन आकर कंबाइन कर गया, तो ऑब्वियसली वजन तो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा यौगिक जब पानी में घोला जाता है तो वह विद्युत का संचालन करता है और एक क्षारीय घोल बनाता है ना। तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर्म्स अ बेसिक सॉल्यूशन विद वाटर। अब देखो, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक। लेकिन अगर ये तीनों की बात करें तो ये क्या करेगा? ये एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा। ये क्या है? एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। पानी में घोलेंगे, आयन में नहीं डिसोसिएट होगा ये। जब तक आयन नहीं बनाएगा तब तक वो विद्युत का क्या नहीं कर सकता? विद्युत का संवहन नहीं कर सकता, ठीक है, उसका संचालन नहीं कर सकता। तो विद्युत के संचालन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, तो मस्ट बी आइदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा? जो सिंगल मेटल की बात करेंगे, जैसे हमारे घर में वायरिंग जो होती है वो कॉपर वायर, या थोड़े से अगर कम क्वालिटी का लेते हैं तो एल्यूमिनियम वायर। अब वैसे एल्यूमिनियम वायर कम ही मिलते हैं, तो ये क्या, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। या किसी अदर मेटल्स की बात कर लें, उन सभी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगर हमने उसको किसी प्लग में डालकर छुआ तो हमें करंट लगेगा, ठीक है। तो या तो पहला कंडीशन कहता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, या फिर उनके पास
फ्री आयंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्री आयंस। जैसे HCl, अगर इसको पानी में आप डालेंगे तो H प्लस प्लस Cl माइनस में ये टूट जाएगा, तो ये आयंस बन गए, ये फ्री हो गए। वैसे ये NaOH, अगर इसमें आप पानी डालेंगे तो ये Na प्लस प्लस OH माइनस आयन में टूट जाएगा। और हमें मालूम है OH आयन जो है यही बेसिक सॉल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये H प्लस आयन ये एसिडिक, यहाँ तो लिखा ही है, ये एसिडिक सॉल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है। और इन दोनों में तो आयनाइजेशन होगा ही नहीं, यानी कि डिसोसिएशन नहीं होगा, ये आयंस में टूटेंगे ही नहीं, इसलिए ये ना तो विद्युत का सुचालक है। और ये तीनों चूंकि एसिड है, अल्कोहल भी एसिडिक नेचर इसमें ज़्यादा मानी जाती है, तो इन तीनों में एसिडिक नेचर ज़्यादा है, इसलिए ये एसिडिक सॉल्यूशन बनाएंगे। NaOH अकेला एक बेस है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, आयन में डिसोसिएट हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा, साथ ही जो घोल बनाएगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा, यानी जो सॉल्यूशन बनाएगा वो बेसिक नेचर का होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा इसका हो जाएगा NaOH। ठीक है, कभी कभी थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं, है ना, ह्यूमन एरर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है कहाँ से? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, पॉप, म्यूजिक भी एक होता है, पॉप म्यूजिक, कोई बात नहीं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। हम बहुत सारे लोग घरों में POP की मदद से कलाकृतियाँ अलग अलग बनाते हैं, दीवारों पे अलग अलग डिज़ाइन बनाते हैं, मूर्तिकार इनसे मूर्तियाँ बनाता है। दांतों के डॉक्टर जो है ये इससे दांतों के सैंपल्स बनाते हैं, पढ़ाने के लिए भी, जानने के लिए भी, है ना। और ऑर्थोपेडिक्स यानी जो हड्डियों के डॉक्टर हैं वो सभी क्या है, हड्डियाँ टूट जाते हैं तो इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से उन हड्डियों को जोड़ देते हैं। तो बहुत जगह पर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है। इवन जब घर बन रहा होता है तो टाइल्स वगैरह लगाने के बाद उसके बीच के गैप को फिल करने के लिए भी उनमें प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो फिल कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। ठीक है जी, अब बताएं क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैसे प्राप्त होता है? बाय एडिंग वाटर टू कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट में पानी को मिलाकर को यहाँ देखें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है? CaSO4.12H2O। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है? कैल्शियम, और SO4 को हम क्या कहते हैं? सल्फेट। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट को पानी में मिलाकर ऐसे, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ हमें दिख रहा है कि कैल्शियम सल्फेट है और हाफ मॉलिक्यूल वाटर है, इसकी जगह आपको ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है 2CaSO4.H2O, यानी इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दिख जाएगा। ऐसा भी आपको कभी कभी लिखा होगा। तो ऐसा तो नहीं होता कि कैल्शियम सल्फेट को पानी में मिला दे तो ये बन जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर, ये भी नहीं। जिप्सम को अत्यधिक तापमान पर गर्म करके, तो यही होता है। जिप्सम हमारा क्या होता है? CaSO4.2H2O, ये हमारा कहलाता है जिप्सम। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? जिप्सम। अब इसको 373 केल्विन पर जब हीट करते हैं तो बाहर निकल जाता है 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ, तो 1.5 बाहर निकल जाता है, तो बच जाता है CaSO4.12H2O, जो कहलाता है POP। तो इसका मतलब सही आंसर है ये वाला। तो अभी अगर हम देखें तो CaSO4.2H2O, अगर इसको अबव 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो क्या होगा? ये CaSO4 प्लस 2H2O, यानी कि पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट से बाहर आ जाएगा। अब पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल आ गया बाहर, तो इसे हम कहते हैं, तो ये ऐसा कह लो POP टाइप का, देखने में तो ऐसा ही लगेगा, लेकिन ऐसा POP होगा जिसका आप प्लास्टर के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। तो प्लास्टर के रूप में उपयोग नहीं कर सकते तो क्या होगा? ना दीवारों पे प्लास्टर आप लगा सकते हैं, ना उसकी मूर्तियां बना सकते हैं, ना फिर हड्डियों को जोड़ने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ना दांत के डॉक्टर दांत का सैंपल वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो इसी को कहते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर।
ठीक है। तो डेड बर्न्ट प्लास्टर यानी कि इसे हिंदी में अगर कहें तो मृत तापित प्लास्टर के नाम से हम जानते हैं। तो अगर हम जिप्सम को अत्यधिक उच्च तापमान पे गर्म करेंगे, अत्यधिक उच्च तापमान पर गर्म करेंगे तो हमें मृत तापित प्लास्टर मिलेगा, न कि प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। लेकिन अगर इसी जिप्सम को 373 केल्विन पर ही गर्म करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, तो ये फिर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस देता है। तो ये ध्यान में रखना है। तो तापमान का बहुत बड़ा रोल है। गर्म करते समय हमें ये हमेशा ध्यान में रखना है कि 373 से कहीं थोड़ा बहुत चलेगा, बहुत ज़्यादा ऊपर ना चला जाए। ठीक है, चलिए। विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम CaOCl2 के नाम से, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्लोरीन की गंध देता है क्योंकि यह वातावरण के संपर्क में आकर क्लोरीन देता है। बिल्कुल सही, वातावरण के संपर्क में आकर ये क्या होता है, ये क्लोरीन गैस रिलीज करने लगता है। इसलिए ब्लीचिंग पाउडर से, ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली इस्तेमाल इसको किया जाता है जैसे हिंदी में देख रहे हैं ना, विरंजक, यानी रंग को रंगहीन बनाने के लिए, रंगीन कपड़ों को रंगहीन बनाने के लिए। तो जो भी कपड़े आप जब मार्केट में पहली बार परचेज करने जाते हो, देखो कॉटन के कपड़े होते हैं लेकिन कितने रंग बिरंगे डिजाइनर से, है ना, अलग अलग पैटर्न के रंग वाले कपड़े हमें दिखते हैं। तो ऐसे थोड़ी ना होते हैं वो तो कॉटन तो बिल्कुल सफ़ेद होता है। तो उसको क्या किया जाता है, जब उससे रेशे तैयार कर लिए जाते हैं, धागे बना लिए जाते हैं, तब उन्हें अलग अलग कलर में रंग दिया जाता है। लेकिन रंगने से पहले, क्योंकि वो कॉटन जो अभी हमने खेतों से लाकर फैक्ट्रीज के अंदर हम उससे धागे बना रहे हैं, वो इतने सफ़ेद नहीं होते, है ना, थोड़े से गंदे से हल्के से होते हैं, मतलब एकदम बिल्कुल वाइट सा नहीं होता। तो इसलिए उसको पहले ब्लीच करते हैं ताकि वो भी बिल्कुल सफ़ेद धागा बन जाए, और फिर तब उसको कलर करते हैं ताकि जो भी कलर उस पर लगाया जाए वो बड़ा ही खूबसूरत सा दिखाई दे। क्योंकि पहले से अगर कलर डल है धागे का, उस पर अगर और कोई कलर आप चढ़ाओगे तो फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। पीतल में होता है, पीतल में होता है, क्या होता है, तो पीतल क्या है, एक एलॉय है ना। तो पीतल क्या है, एक एलॉय। एलॉय मतलब क्या, मिश्र धातु। ठीक है, मिश्र धातु है। तो ये किसका मिश्रण है, तो ये कॉपर और तांबा का मिश्रण है। सॉरी, कॉपर और तांबा तो एक ही हो गया, तांबा और जस्ता का, यानी कॉपर और जिंक का मिश्रण है। कॉपर और टिन अगर होता तो ये हमें कांसा देता। ठीक है, या इसे हम कांस्य कह सकते हैं, या इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसे हम ब्रॉन्ज कहते हैं, जो ब्रॉन्ज मेडल हम देखते हैं। ठीक है, तो ये सब ऐसी धातु का चयन करें जो नर्म हो, मुलायम है। एल्यूमिनियम है, तांबा है, सोडियम है, लेड और सीसा, क्या होगा इन सभी में। तो हम देखते हैं कि सोडियम इतना नर्म होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि इसे हम आसानी से घरेलू चाकू से भी काट सकते हैं। घरेलू चाकू का मतलब समझ रहे होंगे आप। तो किचन नाइफ, रसोई घर में जो चाकू हम प्रयुक्त करते हैं, उससे काट सकते हैं, इतना सॉफ्ट होता है। ठीक है, बाकी सभी हैं, चलो ठीक है, एल्यूमिनियम भी थोड़ा सा सॉफ्ट होता है कंपैरेटिवली, लेकिन हार्ड भी होता है, बट सोडियम बहुत सॉफ्ट होता है। तो इस तरह से सबसे नर्म यहाँ जो है कंपैरिजन में वो है सोडियम। अगला सवाल, वसा और खाद्य तेल हैं, फैट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर। एडिबल ऑयल्स में क्या हो गया, जो सरसों तेल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल, ये सभी जो यूज कर रहे हैं, ये सब हमारा क्या हो गया, एडिबल ऑयल से, क्योंकि हम इसे खा रहे हैं। तो ये क्या है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है, ठोस और तरल हाइड्रोकार्बन है, कि वसा एक सॉलिड हाइड्रोकार्बन है, एडिबल ऑयल्स यानी जो तरल हमारा खाद्य तेल है वो लिक्विड हाइड्रोकार्बन है। ऐसा है क्या, लिपिड या फैट है, या दुर्बल कार्बोक्सिलिक अम्ल है, वीक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो देखिए, चाहे ये फैट हो, फैट जैसे कि घी, देसी घी या सिंपल साधारण घी, जिसे हम डालडा के नाम से भी जानते हैं, वनस्पति घी, डालडा और देसी घी, ये सभी फैट हैं। और बाकी के जो ऑयल्स हैं, एडिबल ऑयल्स, ये भी फैट हैं। ठीक है, अब इसमें
जो हमारा देसी घी होता है ये सैचुरेटेड फैट होता है, और ये जो तेल हम यूज़ करते हैं, चाहे जो सा भी तेल यूज़ कर रहे हैं, वो अनसैचुरेटेड फैट होता है। ठीक है, सैचुरेटेड फैट से ज़्यादा है स्वास्थ्य हेल्दी जो होता है अनसैचुरेटेड फैट के अंदर होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं ये हमारा क्या है, लिपिड है, वसा है, फैट है, जो भी कह लीजिए। 4 कोष्ठीय हृदय वाला सरीसृप है। देखिए सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो 1 2 3, तो ये है आपका एट्रियम और ये है आपका वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल सिंगल चैम्बर का होता है, एट्रियम भली 2 चैम्बर में बना हुआ होता है। इधर जो है वो इम्प्योर आता है, इधर जो है ये प्योर आता है, लेकिन जब ये दोनों वापस यहाँ आते हैं तो मिक्स होकर फिर से इम्प्योर बन जाते हैं। लेकिन एक अपवाद है इस यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये तो 4 कोष्ठीय पूछ रहा है। कहोगे सर आप तो यहाँ 3 चैम्बर्ड बता रहे हैं, 3 कोष्ठी वाले हृदय की बात कर रहे हैं कि सरीसृप में 3 कोष्ठक वाले हृदय होते हैं, ये तो 4 कोष्ठकों की बात कर रहा है। तो एक अपवाद होता है और वो अपवाद है मगरमच्छ, है ना। तो मगरमच्छ की बात है। तो ये 4 कोष्ठीय होते हैं। नेक्स्ट, पक्षियों में उड़ान के लिए रूपांतरित अंग जो है वो क्या है? क्या उसका पिछला पैर है जो कि बदल चुका है पंख में, गर्दन है, आगे के हाथ हैं, या फिर उंगलियां हैं? तो पक्षियों में उड़ने के लिए जो पंख बना है वो शरीर के किस अंग का रूपांतरण है? जल्दी से बताइए। तो किस अंग का रूपांतरण है भाई? जी हाँ, जो हमारे हाथ हैं वही उनके पंख हैं। तो इस तरह से ये हमारा कह सकते हैं आगे के हाथ। आपको सर आगे के हाथ तो आगे ही होता है। खैर, 4 लिम्ब और हाइंड लिम्स ऐसा हम इंग्लिश में लिखते हैं, इसलिए उसका हिंदी रूपांतरण इस तरह से हो गया। क्योंकि जानवर जब चलते हैं तो उनके आगे और पीछे एक जैसा ही रहता है। हमारे हाथ और पैरों की बनावट अलग है और उनका कार्य भी अलग है। लेकिन ज़्यादातर जंतुओं की बात करें तो उनके जो 4 पैर वाले जंतु हैं तो उनके चारों पैर लगभग देखने में एक जैसे ही लगते हैं और एक जैसे ही काम करते हैं लगभग। तो इसलिए वहाँ पर क्या है, लिम्ब ही यूज़ किया जाता है, आगे का लिम्ब, पीछे का लिम्ब, है ना। तो आगे का लिम्ब मतलब 4 लिम्ब, पीछे वाला लिम्ब यानी हिंड लिम्ब। ओके जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित जंतु उत्तकों में से कौन हार्मोन और ऊष्मा का परिवहन करता है तथा जल का संतुलन भी बनाए रखता है? अब देखिए, जब प्यास लगती है हम पानी पीते हैं, पानी हमारे स्टमक में जाता है, वहाँ से वो एब्जॉर्ब होके फिर कहाँ मिलता है? चलो आसपास के सेल में भी मिल गया, मान लिया आपकी बात। लेकिन हमारे मस्तिष्क को चाहिए पानी, हमारे पैर के कोशिकाओं को चाहिए पानी, वहाँ तक कैसे पानी पहुँच रहा है? इसका मतलब है कि जो हम पानी पी रहे हैं वो अवशोषित होके ब्लड के साथ, रक्त के साथ, खून के साथ, रुधिर के साथ मिल जा रहा है ना। तो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है ब्लड, और फिर वो जब डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से होकर पास होता है तो वहाँ उसको ब्लड जो है वो पानी भी पहुँचाता रहता है। ठीक है, और शरीर की जो ऊष्मा है, जो हीट एनर्जी है, ये ब्लड उसको भी मेंटेन रखता है। तो सही आंसर इसका क्या हो गया? ब्लड, रक्त। ठीक है। नेक्स्ट है, मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन। तो मुकुलन, बडिंग, तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि एक ऑर्गन है, इसमें ना एक मिलता जुलता ऐसा ही निकल जाता है रचना, फिर ये टूट जाता है और ये टूट के अलग हो जाता है, फिर ये भी अपने कह सकते हो माता या पिता के जैसे वो रचना में तब्दील हो जाता है, यानी एक नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी को हम कहते हैं बडिंग या मुकुलन। तो ये किस में होता है? अमीबा में, खमीर में, जिसे यीस्ट भी कहते हैं, प्लाज्मोडियम में, या लेishmania में। किस में ये हमें देखने को मिलता है? तो भाई ये है खमीर या यीस्ट में, जहाँ मुकुलन होता रहता है। अच्छा चलिए भाई, आज थोड़ा सा और हम कुछ चर्चा कर लें। तो जैसे आज है हमारा
2 अक्टूबर। वैसे तो ये साल है 2023, लेकिन हम इस दिन को मनाते हैं गांधी जयंती के नाम से, है ना। तो मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे हम प्यार से बापू के नाम से भी जानते हैं, तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर, है ना, 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में, है ना। ये 1869, चलो ये तो देखो इतिहास की बात है या फिर स्टैटिक जीके की बात कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसका क्या है, तो यहाँ एक चीज़ और है। 2 अक्टूबर को भले हम गांधी जयंती के नाम से मनाते हैं, लेकिन एक गाना सुना होगा कि आज के दिन 2 फूल खिले थे, है ना। आज का दिन है बड़ा महान, आज के दिन 2 फूल खिले थे, एक का नारा जय जवान जय किसान और एक का नारा अमन शांति का, कुछ ऐसा ही था, थोड़ा बहुत भूल रहा हूँ मैं, है ना। कोई बात नहीं, भावनाओं को समझ लीजिए, शब्दों पर कम जाइए, भावनाओं को समझिए। तो लाल बहादुर शास्त्री जी, नहीं, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। मुझे साल याद नहीं है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म किस साल हुआ था। तो 2 अक्टूबर को गांधी जी का भी जन्म जयंती है, और 2 अक्टूबर को हमारे गुदरी के लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्म जयंती है। और एक तो गुजरात से हैं गांधी जी, और जहाँ तक मुझे लग रहा है लाल बहादुर शास्त्री जी ये यूपी के थे। ये भी आप लोग एक बार कंफर्म कीजिए, 2 चीज़, है ना। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म किस वर्ष हुआ, और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म किस राज्य के किस जिले में हुआ था, बताइएगा ज़रूर। थोड़ा सा समय निकालिए, कोई बात नहीं, टाइप कर लीजिए, है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो एक तरीके से सही से मिक्स नहीं किया गया है, उनके जो जोड़े बनाए गए हैं वो सही नहीं, है ना। कई बार शादियों में जाते हैं ना, तो हम लोग भी कहते हैं यार ये जोड़ा बड़ा शानदार है, लड़के और लड़की की जो जोड़ी है बड़ी शानदार है। कभी कहते हैं यार ये कौन सा जोड़ा बना दिया, लड़का इतना लंबा लड़की इतनी छोटी, लड़का इतना काला लड़की इतनी गोरी, लड़का इतना पतला लड़की इतना मोटी। पता नहीं, एक वो था ना भूमि पेडनेकर की मूवी, भूमि पेडनेकर ही है, तो वहाँ पर वो ऐसी थी, काफ़ी मोटी सी थी। अब तो उन्होंने काफ़ी मेंटेन कर लिया अपने आप को। जल्दी से बताइए, विटामिन बी ऑरेंज, पहला ही हमें मिल गया कि नॉट करेक्टली मैच। विटामिन B1 जो है ये ऑरेंज से नहीं, ऑरेंज ये विटामिन सी का स्रोत है। तो यहाँ जो गलत पेयर है वो पहला ऑप्शन हमारा है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है, तो हमें मालूम है विटामिन को 2 कैटेगरी में बांट के चलते हैं, है ना। तो विटामिन की बात करें तो विटामिन को 2 कैटेगरी में हम बांटते हैं। एक हमारा होता है फैट सॉल्युबल, यानी जो वसा में घुलनशील है, और दूसरा हमारा होता है वाटर सॉल्युबल, यानी जो जल में घुलनशील है। फैट सॉल्युबल है ADEK, एडेक। कई जगह आप इसको इन शॉर्ट जो है पढ़ते हैं वो कीड़ा पढ़ते हैं, है ना। देखते हैं कि फैट में कीड़ा, ऐसा लोग बताते हैं, है ना। तो KEDA, तो फैट में कीड़ा, यानी फैट के अंदर जो घुलनशील है वो कीड़ा घुलनशील है, यानी KEDA, जिसको ADEK कह दीजिए। और वाटर सॉल्युबल क्या हो गया, विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C, ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल है। तो जो फैट सॉल्युबल है वो ऑब्वियस सी बात है, वो ऐसी जगहों पे जहाँ जमा होंगे जहाँ पर फैट की मात्रा, वसा की मात्रा, चर्बी की मात्रा ज़्यादा होगी। और ऐसा ही हमारा टिश्यू, है ना, जिसको आप कह दो फैट स्टोरिंग टिश्यू, यानी एक ऐसा उत्तक जहाँ फैट हमारा जाकर जमा होता है, उसे हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू यहाँ तो दिया नहीं है,
तो एक बीमारी आपने सुनी होगी, बड़ा कॉमन सा है, काफ़ी घरों में देखने को मिलता है, वो है फैटी लीवर। फैटी लीवर यानी इससे ये पता चल रहा है कि लीवर में भी फैट जाके जमा होता है। तो यहाँ पर अब ये नहीं है, तो फिर ऑप्शन अब लीवर दिख रहा है, तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? लीवर। अब यहाँ चाहे विटामिन ए की बात कर रहा है, ए कहे, डी कहे, ई कहे या के कहे, ये सभी यहाँ पर संचित रहते हैं, एक्यूमुलेटेड रहते हैं, रिजर्व रहते हैं। अगर हम कुछ दिनों तक इसका सेवन ना भी करें तो ये जो रिजर्व विटामिन ए, डी, ई, के हमारे लीवर में, हमारे एडिपोज टिश्यू में होता है, वहाँ से शरीर को देता रहेगा और हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती रहेगी। लेकिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी की बात करें तो इसे हमें रेगुलरली अपने डाइट में लेना पड़ता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक जो एक्सेप्शन है वो है विटामिन B12, जिसे हम नॉनवेज विटामिन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये मुख्यतः नॉनवेज चीज़ों से मिलती है। वेजिटेरियन अगर है तो ज़्यादा क्वांटिटी दही से मिलती है या फिर दूध के अन्य उत्पादों से आपको मिलेगा, लेकिन मेनली जो ये मिलता है नॉनवेज से मिलता है, इसलिए नॉन वेज विटामिन के नाम से भी इसे जानते हैं। तो जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है। और विटामिन B12 ये जो है शरीर में खून की कमी लेके आता है, जिस बीमारी को हम कहते हैं परनीशियस एनीमिया यानी पर्णासी एनीमिया। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी एक और एनीमिया के टाइप की जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर के तौर पे था, वो था सिकल सेल एनीमिया। जेनेटिक डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया, इसलिए वो कभी खत्म नहीं हो सकता। ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, ये विटामिन B12 की कमी से होने वाली बीमारी है। तो अगर हमारा खाने में विटामिन B12 के स्रोत को बढ़ा दें तो ऑटोमेटिकली ये जो पर्णासी रक्त अल्पता है यानी परनीशियस एनीमिया है, खत्म हो जाएगी। तो ये जो है एक्सेप्शन, अब एक्सेप्शन कहा तो देखो यहाँ वाटर सॉल्युबल कहा था, ये एक्सेप्शन है, यानी विटामिन B12 वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो फिर ये फैट सॉल्युबल में चला जाएगा। तो कहता है ऐसे विटामिन्स जो वाटर सॉल्युबल हैं ये हमारे शरीर में स्टोर होकर नहीं रह सकते, ये हमारे बॉडी से यूरिन के थ्रू, स्वेट के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। अब विटामिन की डेफिशिएंसी से कई बीमारियां होती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर अलग से 8 मेंबर हैं, है ना, 8 हैं, B1, B2, B3, B4 नहीं होता, फिर B5, B6, B7, फिर 8 नहीं होता, फिर 9 और 12, तो 8 मेंबर है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, तो टोटल 8 मेंबर है। ये 8 में से एक मेंबर चलो ऐसा है कि शरीर में संचित रहता है, बाकियों के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे अलग अलग ग्रीन वेजिटेबल्स, अंडे, दूध, मांस, मछली सभी का मिश्रण खाना पड़ेगा। विटामिन सी के लिए ऑरेंजेस हैं, आंवला है, नींबू है, ऐसे सिट्रस फ्रूट्स आपको खाने पड़ेंगे। अगर नहीं रेगुलर खा रहे हैं तो हमारे इनमें विटामिन की कमी होने लगेगी जो वाटर सॉल्युबल है, और उससे होने वाली जो बीमारियां हैं वो हमारे शरीर में आने शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तेल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? बताइए किस तेल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होगी? अरंडी का तेल, और रंडी का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल या कुसुम का तेल? कैस्टर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल या सैफलोर ऑयल, कुसुम का तेल? जल्दी से बताएं। तो हिंट के तौर पे यहाँ एक पिक्चर लगा हुआ है जो कि कैस्टर प्लांट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन वाली तेल होगी वो हमारा कैस्टर सीड से निकाली गई ऑयल है, तो कैस्टर ऑयल इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा हमारा इसका होता है। नूडल्स की तैयारी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर स्वाद बढ़ाने के एजेंट के रूप में मिलाया जाता है? देखिए ये देखा होगा आपने, है ना, अगर इधर जो थोड़े साइड में दाने हैं तो थोड़ा से लंबे लंबे से सफ़ेद, देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, और ये एक टेस्ट एनहांसर के तौर पे यूज़ किया जाता है, यानी स्वाद बढ़ाने वाले एजेंट या कारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये किसी तरह का और कोई काम नहीं करता है। अब आपको पता चल रहा होगा कि बाहर जब हम खाना खाते हैं तो उसका स्वाद घर के खाने से ज़्यादा क्यों लगता है,
क्योंकि वहाँ पर केमिकल डाल के स्वाद बढ़ाया जा रहा है। बस ये ध्यान में रखिएगा कि स्वाद बढ़ाया गया है, स्वास्थ्य नहीं बढ़ाया गया है। तो घर के खाने में भली स्वाद कम होगा लेकिन स्वास्थ्य ज़्यादा होगा, बाहर के खाने में स्वाद ज़्यादा होगा लेकिन स्वास्थ्य कम होगा। अगर स्वास्थ्य कम होना तो भी चल सकता था, लेकिन वो ऐसी ऐसी चीज़ें मिला देते हैं कि देखने में कलर बड़ा अच्छा है, ग्रेवी की स्वाद अच्छा है, खुशबू अच्छा है, तो ऐसे ऐसे केमिकल भी मिला देते हैं जो केमिकल हमारे शरीर को बहुत नुकसान भी पहुंचाता है। तो इस तरह से क्या हो गया कि वो स्वाद तो दे रहा है, स्वास्थ्य कम दे चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित तो ना करे, है ना, हमारे हेल्थ को डैमेज तो ना करे, लेकिन वो हमारे हेल्थ को डैमेज कर रहा है। तो इसलिए बचना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की चीज़ों को खाने पीने से। तो आप लोगों में से बहुत ऐसे होंगे जो हॉस्टल में रह रहे होंगे, घर से बाहर रह के तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसी सुविधा छोटे गांव में, कस्बों में उपलब्ध नहीं थी। वैसे अब सीन बहुत तेज़ी से बदल गया है। अब वो परिस्थिति नहीं रही है जो आज से 15-20 साल पहले होती थी, या आज से 10 साल पहले की भी बात करूं, क्योंकि जब से ये ऑनलाइन क्लास का कॉन्सेप्ट आ गया है और बहुत तेज़ी से भारत के अंदर भी इस ऑनलाइन क्लासेस के कॉन्सेप्ट को एडप्ट किया गया, तो अब घर बैठे किसी भी जगह से, गांव कस्बे के लोग भी आसानी से एक अच्छी पढ़ाई शहरों के, नगरों के, महानगरों के टीचर्स के साथ कर सकते हैं। अब उनके लिए उन्हें नगरों में, महानगरों में आने की ज़रूरत नहीं है। घर में रह के अच्छे खान पान के साथ, अच्छी देखभाल के साथ एक अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, बशर्ते आप में एकलव्य के जैसी अनुशासनशीलता हो, है ना। ये नहीं कि चलो कभी पढ़ रहे, कोचिंग तो जा नहीं रहे, पैसा तो हमने कुछ लगाया नहीं है ना। कई बार हम उसका मोल नहीं समझते हैं जिसके लिए हमने पैसे नहीं खर्च किए। तो यही ध्यान में रखना है। मैंने कहा एकलव्य की तरह अनुशासनशीलता हो आप में और कुछ सीखने की जिज्ञासा हो, तो आप आज जैसा कंडीशन है, आप किसी भी कोने में बैठकर वर्ल्ड के किसी भी टीचर के साथ एक अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा एक चाइनीज उत्पाद, ये भी एक चाइनीज उत्पाद है, अजीनोमोटो नाम भी इनका उन्हीं का दिया हुआ है। एक्चुअली एक सोडियम का कंपाउंड है, नाम अभी फॉर्मूला दिमाग से निकल रहा है। तो ये थोड़ा बहुत क्या कर सकता है, उन लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। बीच में आ रहा था कि भाई ये अजीनोमोटो जो है वो कैंसर भी कॉज कर सकता है। अब ये कह नहीं सकते, अभी तक पूरी तरह से ये सही नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, कैंसर तो नहीं कर रहा, लेकिन जिनका बीपी की बीमारी है उनके बीपी को ये सूट कर सकता है, उनको बीपी को ये बढ़ा सकता है। ठीक है, चलिए जी, दिए गए पोषक तत्वों में से कौन दूध में सबसे कम मात्रा में उपस्थित होता है? दूध में सबसे कम मात्रा में उपस्थित होता है, कौन सा होता है? कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन सी? तो एक विटामिन सी ही ऐसा है। आप देखो दूध में अगर नींबू निचोड़ दो क्या हो जाएगा? दूध फट जाएगा ना। बस लॉजिक लगाइए थोड़ा सा, ना आ रहा आंसर कोई दिक्कत, थोड़ा सा कई बार ना लॉजिक लगे, क्योंकि ज़्यादातर तो यहाँ क्वेश्चन ऐसे साइंस से पूछे जाते हैं जो हमारे दिनचर्या में हम देखते हैं, उपयोग में लाते हैं। तो अगर नींबू निचोड़ देते हैं तो वो क्या होता है? दूध फट जाता है ना। नींबू में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? विटामिन सी हमारा सही आंसर होगा। अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए हम अपनी क्लास और ख़त्म ही हो चुकी है। वेरी गुड। तो हमारी क्लास और ये सेशन आज यहीं ख़त्म होती है। आप सभी लोगों को गांधी जयंती और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।